पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना ही इस किताब का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रथम अध्याय, द टीजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर ही खजाना मौजूद है। इसमें एक कहानी 75 साल की विधवा की है। 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। अध्याय 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आखिर आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को ये विश्वास हो चला था कि उसकी यादाश्त चली गई है, मगर उसने अपने दिमाग को यही विश्वास दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी यादाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था। सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शस और सबकॉन्शस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वो आपके सबकॉन्शस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शस और कॉन्शस दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शस माइंड वो है जो सोच विचार करता है। सबकॉन्शस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ आप में सोचते हैं करते हैं उस पर सबकॉन्शस माइंड पूरी तरह यकीन कर लेता है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शस और कॉन्शस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शस माइंड वो है जो सोच विचार करता है। सबकॉन्शस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से यकीन कर लेता है। यदि उदाहरण के रूप में देखें, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है। फिर आपसे जो कहा जाता है आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए, आप अपनी कश्ती को जीवन ही मालिक है। आपकी कश्ती के जीवन ही खुद मालिक है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक है। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझकर चुने
अच्छा चुने, अपनी खुशियाँ चुने। अध्याय 3 द मैजिकल पावर टू मेक योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। आपके सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग काम करने की जादुई ताकत क्या है। एक स्कॉच सर्जन जो डॉक्टर थे, उनका नाम जेम्स एस डीले था। उन्होंने कुल 400 ऑपरेशन किए थे। तब एक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कि कैसे अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे। उनका मैरिटल रेट यानी पेशेंट को ही मारने का रेट भी बहुत कम था। यानी उनका पेशेंट जो मरते थे उनका परसेंटेज सिर्फ 2 या 3% ही था। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पोर्टिंग करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डेजिग्नेशन एंड थॉट्स। एक बार अगर आप अपनी इसकी ताकत पर समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वह अपनी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में उलझन, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इंटेलिजेंस जैसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोए उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी इच्छा, सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी पॉजिटिव विचारों को आनंद दें। अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे आप सोच भी नहीं सकते। अध्याय 4 और 5 मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके, न्यू मेथड ऑफ मेंटल हीलिंग एंड ओल्ड मेथड। 1910 का एक मशहूर कहानी है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उनकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और मैं कुछ ही मिनटों बाद उनकी जीभ ठीक हो गई और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम दिखाने लगते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कहीं कोई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसी तरीकों से एक्ट भी करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमार का शिकार ही नहीं था। आपके शरीर पर कोई असर तक नहीं होगा जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा करने को ना बोलें। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखें। न जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस न करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करनी है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें,
फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल न आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी हो गई। और आखिर बात ये कि प्रे करें, प्रार्थना करें, अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अध्याय 6, प्रैक्टिकल टेक्निक ऑफ मेंटल हीलिंग। मेंटल हीलिंग के प्रैक्टिकल तरीके। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेटस ऑर्डर में किए गए, कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है वे भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है न पहले न बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होनी होती तो कुछ बाद में। इनसे पहले ट्रैकिंग है, पास ओवर ट्रैकिंग। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर, जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है, बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल ट्रैकिंग है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्याल में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपने के फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें। रोज़ उसे देखें। आखिर में आती क्या है? स्पेलिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन विजुअलाइजेशन के सोने से पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। अध्याय 7, सबकॉन्शियस माइंड इज ए हैबिचुअल लाइफ गार्ड ऑफ द ब्रेन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी थी, और इस तरह से वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसे बाद में वे लिख लेते हैं। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यह लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिक्ट होती है। फ्रेडरिक एलियन स्टूडियोज एक ऐसा लड़का था जिसे पोर्ट्स की बीमारी थी, जिसे स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने निगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिव हर प्रकार के डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अध्याय 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। एक बार एक मकान मालिक था जो फॉर्नेस रियलमैन से इस
बात पर लड़ रहा था, क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने से $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमेंट ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी $195 तो वो अपनी काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह सबका सबकॉन्शियस भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन, आत्मा की हर तकलीफ और दुख दर्द करने का अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने की एक ज़रूरी वजह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस चीज़ पर गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में निगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें बार बार। अध्याय 9 और 10। How to use the power of your subconscious mind to make money and get rich। एक लेखक का फ्रेंड सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपया। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए। जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनसे कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटे पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सब का ना तो अपने सबकॉन्शियस पावर के बारे में जानकारी थी और ना ही इंटरेस्ट। इसलिए उनसे कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे। इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो आपके अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहें। आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले ये विचार दिलो दिमाग में निकाल फेंके कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने ज़मीन होने पर यकीन रखें, अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचते हैं उसके दोस्त जब उससे प्यार कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भूनकर खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे हैं होते हैं अब उसी को कोसते रहते हैं। पैसे की ताकत बड़ी, मगर इसे भगवान न बनाए। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असल खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार है। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई न हो। अध्याय 11 और 12। योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर सक्सेस पार्टनर एंड सी हाउ साइंटिस्ट यूज इट। अपने पसंद की चीज़ें स्टेप 1 में है। अपने पसंद की चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं है तो क्या है, उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2, किसी एक खास चीज़ में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें।
जैसे कि मान लो कि आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है, तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाए, जैसे एंडोडोंटिक्स या ओरल सर्जरी या किसी और चीज़ में। स्टेप थर्ड, जो कुछ आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाने वक्त अपने सब कॉन्शियस पावर को कभी न भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट सब के सब सबकॉन्शियस माइंड को सुनते थे, उसका फ़ायदा उठाते थे। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को ही जब कोई आइडिया आता था तो उसने ख्यालों में ही इसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिज़ाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही डिज़ाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। लेसन 13, 14, 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड स्लीप, मैरिटल प्रॉब्लम्स एंड हैप्पीनेस। एक ऐसी ट्रैफिक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाता हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊँगा। तो मैं दिमाग में सोचता हूँ और खुद को यकीन दिलाता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊँगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यह पूरी तरह बैठ नहीं जाती। और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठता हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म भी नहीं चलाना चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज़ से या पैसे की मदद से नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप जागे हुए हो तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस की पावर कभी अनदेखा ना करें। इससे ना सिर्फ अपनी हेल्दी पर बुरा असर पड़ सकता है बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। किसी के साथ ज़िंदगी भर का सफ़र निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना चाहिए। ये ज़रूरी बात है। जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन, ये बाहरी चीज़ों को अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सही नहीं होगा। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। शादी का बंधन किसी भी चीज़ से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहाँ दोनों पार्टनर के दिल का एक साथ धड़कते हो, जहाँ एक होकर ज़िंदगी के सफ़र में कदम रख सकें। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? आप अपने पार्टनर से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देगा। खुद तो खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप अपने मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपने शादी में यकीन रखें कि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपकी शादी भी
आपके दांत के दर्द से कम ज़रूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है, तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ये सच में टूट सकता है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियाँ कहाँ से आएंगी? अब सवाल है कि खुशियाँ कैसी चुनी जाए। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से दोहराना है कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले की दी हुई है, इसका कंट्रोल उसके हाथ में है और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे। लेसन 16, 17, 18, 19 Your subconscious mind and human relations, pardon, mental blocks and fear. सिगमंड फ्रॉयड जो साइको एनालिसिस के थे, फ्रॉयड के ऑस्ट्रियन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए, कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है, सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है। क्यों है? तो आप क्यों दूसरे को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रेस्पेक्ट दो, उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरे से करो। आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे, दूसरों की हरकतों पर क्या महसूस करते हैं, ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। जब आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ़ करना सीख जाएं। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के लिए खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है और हर एक तरह से लोगों को माफ़ करके आप लाइफ को पेबैक भी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरह आपको माफ़ करता है। उस चोट को हिल करके एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उसे बात की, उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह से यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी तो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए इसे इग्नोर ना करें, एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो मानते ही नहीं कि वो शराबी है। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस पहुंचती है और नतीजा ये है कि
कि वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है, तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि अपने आधा किला फतह कर लिया है। अपने सब कॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी ऑडिशन देने पहुंची, हालांकि स्टेज फोबिया था उसको। 2 बार फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था, मगर नेगेटिव ख्याल के कारण वो हार जाती। सबकॉन्शियस से पहले अपना सबकॉन्शियस माइंड को तैयार की। सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे जो नेगेटिव विचार, उससे छुटकारा पाई। फिर स्टेज पर जाने के ख्याल से आया, ख्याल लाई और फिर उसका इलाज किया। फिर वो बेमिसाल स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती थी कि उसके पास गजब का आवाज़ है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी। वो स्टेज पर डर लगता है। जिस दिन उसका ऑडिशन था, उसके एक रात होने से पहले उसने ये ट्रैफिक दोहराई और कमाल की बात ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत खूबसूरती से गाया और लोगों का दिल जीत लिया। लेसन 20, हाउ टू कीप योर हार्ट ऑलवेज यूथ। एक लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वो 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन के फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ज़िंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभव और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है, और यही मरते दम तक चलना चाहिए। हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिया, बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वो उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। दोस्तों, ये बुक जोसेफ मर्फी ने लिखी है। हमारा सिर्फ इतना ही प्रयास है ये किताब का जो मेन मैसेज है सारांश के रूप में आप तक पहुंच सके। मैं रामकरण आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।